जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि विलेन है। और ये जो विलेन टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी एग्जाम ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन 10 से 12 नंबरों के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं विलेन से। और ये जो आपका केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। और समझ लीजिए कि हर एक आपका चीज़ में पूछा जाता है। जैसे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो गया या कोई, तो इससे सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को क्या करना है, चैनल को पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली आपकी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें, ठीक है। तो ये इससे पहले भी मैंने आपको विलेन से रिलेटिव या केमिस्ट्री से रिलेटिव कई सारे क्वेश्चनों पे आपको सभी को बता रखा है। तो आप लोग उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, विलेन यानी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आपको पता है कि सोल्यूशन क्या होता है, कि जो आपका घोल होता है उसी को क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों पे चर्चा करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा परिचय रहेगा। दूसरा हमारा विलेनों के प्रकार रहेंगे, विलेयता रहेगी। उसके बाद हम लोग हेनरी का नियम जानेंगे। फिर उसके बाद सांद्रता प्रदर्शित करने वाली विधियों के बारे में जानेंगे। फिर विलेनों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद परासरण दाब और परासरण और परासरण दाब के बारे में जानेंगे। परासरण दाब के नियम जानेंगे। फिर राउट का नियम जानेंगे। आदर्श विलयन जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्वथनांक एवं क्वथनांक उन्नयन जानेंगे। फिर हिमांक और हिमांक उन्नयन। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विलेन क्या होता है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। और ध्यान रहे छात्रों, क्योंकि इसमें हम लोग कई सारे न्यूमेरिक क्वेश्चनों को भी चर्चा करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, पहला है आपका परिचय। यानी परिचय आपको दिखाई दे रहा है कि परिचय क्या होता है। तो कह रहा है कि दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों का समांगी विलयन, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विलयन। समांगी का मतलब होता है कि जब वो चीजें घुलें तो वो दिखाई ना दें। जैसे अगर मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास में आपने पानी ले रखा है, पानी में अगर आपने चीनी डाल दिया तो चीनी और पानी का जो घोल बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये तो आपके हो गए, एक तो पानी हो गया, एक आपका चीनी हो गया। लेकिन इसके बाद अगर आपने उसमें नमक डाल दिया तो नमक तीसरा जो है आपका चीज हो गया। तो इस तरह से जो भी आपके घोल बन जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके विलेन कहलाएंगे, ठीक है। अब एक चीज और है जिसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं समांगी मिश्रण को, ठीक है। इसका अभिप्राय है क्या है कि विलेन में उपस्थित प्रावस्था फेज का मान एक अंकीय राशि अर्थात P1 होता है। अर्थात विलेन एक प्रावस्था तंत्र का निकाय होता है। विलेन में प्रत्येक भाग की रचना तथा गुण समान होते हैं। प्रत्येक गुण भाग विलयन के घटकों विलयन विलायकों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। विलय तथा विलायकों की मात्रा पर निर्भर करने वाला विलयन का संगठन परिवर्तनीय होता है। विलयन के घटकों की रासायनिक प्रकृति कुछ विलयनों में परिवर्तित हो सकती है। अब देखिए, ये जो है इसके सारे गुण ये बता रहा है। लेकिन अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि विलय जो चीनी का विलयन होता है चीनी के अणुओं की रूप में रहती है। वहीं नमक जो होता है जलीय विलयन में NaCl अणुओं के रूप में न रहकर आयनों में परिवर्तित हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई घोल बनाते हैं इस तरह से, मान लीजिए आपने चीनी का घोल बनाया तो चीनी तो इसमें घुल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चीनी का घोल कहते हैं। तो इसके अणुओं में ये परिवर्तित होता है। लेकिन अगर आप नमक का घोल बनाते हैं तो वो किसमें परिवर्तित होता है, वो नमक का जो घोल होता है वो आयनों में परिवर्तित होता है। और ये बैटरी जो आप देखेंगे, बैटरी जो बनता है वो इसी चीज पे निर्भर करता है, ठीक है। नमक जब टूटता है तो आयनों में परिवर्तित होता है, क्योंकि नमक जो होता है वो NaCl होता है। Na आपका सोडियम हो गया और क्लोरीन जो हो गया आपका एक अलग हो गया, Cl जो हो गया आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि विलयनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में जानना काफी जरूरी होता है कि विलयन किस तरह के आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, विलय एवं विलायकों की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयनों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, विलय क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि विलय क्या होता है और आपका विलायक क्या होता है। देखिए, विलय वो होता है जो पानी में घुलता है, ठीक है। जैसे पानी हो गया वो एक विलायक है, ठीक है।
पानी क्या है आपका विलायक हो गया, लेकिन विलेय क्या होता है वो चीनी हो गया। जैसे जो चीज किसी चीज में घुल जाती है, घुलने वाले को हम क्या कहते हैं, वो विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे जिस चीज में जो चीज घुल जाती है उसको हम लोग विलेय कहते हैं, जो जिसमें वो घुलती है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए विलेय यहाँ पे दिया गया है, ये विलेय हो गया और ये आपका विलायक हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके विलयनों का हम लोग गुण के बारे में जानेंगे। तो गैस हो गया, गैस 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 का मिश्रण, दो गैसों का मिश्रण क्या है, जैसे वायु है आपका, दो गैसों का मिश्रण हो गया। इसमें आपको ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये जो वायु है, ये वायु की यानी दो या दो गैसों का क्या है, एक मिश्रण है। इसको हम लोग विलयन कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है गैस और द्रव। जैसे आपने सोडा वाटर पीते होंगे, जल में CO2, सोडा वाटर जो होता है उसमें CO2 गैस मिली रहती है। जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो बिल्कुल बबल्स के रूप में बाहर आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोडा वाटर। तो उसमें CO2 गैस और पानी का मिश्रण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक विलयन ही कहते हैं। ठीक है। तीसरा गैस और ठोस का मिश्रण, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गैस और ठोस का मिश्रण क्या कहलाता है, वो भी एक विलयन ही होता है। तो इसमें क्या, जैसे पैलेडियम, पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अतिशोषण जब हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको गैस और ठोस का मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यानी सोल्यूशन कहते हैं। चौथा है आपका द्रव और द्रव का मिश्रण। द्रव और द्रव जैसे पानी और अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल भी आपका क्या है, एक तरह से द्रव्य है, और पानी भी क्या है, एक तरह से द्रव्य है। तो ये जो मिश्रण होता है ये आपका सोल्यूशन ही कहलाता है, नहीं द्रव द्रव का हो गया। पांचवा हो गया द्रव और गैस का, सेम वही हो गया, जल वाष्प। अब एक चीज सीखने वाली चीज है कि देखिए यहाँ पे विलेय दिया है, यहाँ पे विलायक दिया। अगर आपका पानी गैस में मिश्रित होता है उसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं, जलवाष्प में वो परिवर्तित होता है। अब द्रव और ठोस, तो सोडियम के साथ पारा का अमलगम जो तैयार होता है उसको हम लोग द्रव और ठोस का मिश्रण कहते हैं। ठोस और ठोस, ठोस और ठोस का काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए सोना है और तांबा, जब सोना तांबा को पीट कर एक में मिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ठोस और ठोस का मिश्रण कहते हैं। ठोस और गैस का, कपूर ठोस है और गैस में विलीत हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से ठोस और गैस का मिश्रण कहलाता है। नौवां जो होता है ठोस और द्रव, चीनी का जल में विलयन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चीनी का जो जल में विलयन होता है एक तरह से ये मिश्रण कहलाता है। ठीक है। तो ये जो विलयन है ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि इतने प्रकार के विलयन होते हैं, 9 तरह के आपको विलयन मिल सकते हैं। ठीक है। आपके जो वातावरण है, आपकी जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में आपको इस तरह के विलयन देखने को मिल सकते हैं। कितने तरह के, पूरे 9 तरह के विलयन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है ठोस विलयन। अब ठोस विलयन क्या होता है, सॉलिड सोल्यूशन क्या कहलाता है। ठीक है। तो इसके विषय में जानते हैं। कह रहा है कि ठोस विलयन वे ठोस होते हैं जिनमें एक घटक यानी कंपाउंड दूसरे घटक के परमाणुक स्तर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के ठोसों में क्रिस्टलीय जालक के जालक बिंदु लैटिस पॉइंट विभिन्न परमाणुओं द्वारा होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सोना हो गया, ठीक है, ठोस विलयन क्या कहलाते हैं, जैसे सोना है और अगर आप तांबे को मिश्रित कर देते हैं एक दूसरे को और उसके अणुओं को परावस्थित करके, जैसे सोने के अणुओं को तांबा परावस्थित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला है ए वाला, प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। ठीक है। तो प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन क्या कहलाता है, इस प्रकार के ठोस विलयनों में एक पदार्थ के किष्टक जालक में दूसरे प्रकार के ठोस के परमाणु के आयतन की कुछ स्थानों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पीतल, कांसा, मोनेल धातु, स्टील धातु आदि। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है कि कैसे आपका एक विलयन दूसरे विलयन को परावस्थित करके उनके स्थान को ग्रहण कर लेता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। तो इस तरह से ये जो विलयन बनता है ये प्रतिस्थानीय ठोस विलयन के तौर पे इसको हम लोग कह सकते हैं। दूसरा जो दिया है अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन क्या कहता है, वे ठोस विलयन जिनमें एक प्रकार के ठोस के क्रिस्टल जालक में दूसरे प्रकार के ठोस के परमाणु और अथवा आयतन प्राप्त कर लेते हैं, अंतराकणी ठोस विलयन कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अंतराकणी विलयन का मतलब होता है कि जो स्पेस रहता है स्पेस में जो है उसको जो है प्रतिस्थापित कर देता है, उसको स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे जो कि विलायक हो गया, ये विलेय हो गया, तो इसको इस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, देख लेते हैं।
अब अगला हम लोग पॉइंट करते हैं, ये दो तरह से आपके ठोस विलयन देखने को मिलते हैं। जब भी आपको मिलेंगे दो तरह से ठोस विलयन मिलते हैं। पहला कौन सा? प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन, दूसरा है अंतराकाशी ठोस विलयन, तीसरा है विलेयता। अब लोग विलेयता के बारे में जानते हैं। विलेयता क्या है? सॉल्युबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। देखिए, निश्चित ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा विलीन होती है तो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता उस विलेयता की बराबर होती है। जैसे मान लीजिए निश्चित ताप है, तापमान उसका समान है, किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा, जैसे मान लीजिए पानी आपने कितना लिया है, 100 ml आपने पानी लिया है, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपने नॉर्मल कर दिया है, बिल्कुल निश्चित कर दिया है। किसी विलेय की पदार्थ की एक निश्चित मात्रा विलीन होती है। जैसे मान लीजिए आपने 100 ग्राम आपने पानी लिया है, 100 मिलीग्राम पानी लिया है, देन उसमें अगर आप 10 ग्राम जो है आप अगर चीनी घोलते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी तैयार होती है, सॉल्यूशन तैयार होता है, उसको हम लोग विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि निश्चित ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा विलीन होती है। निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है, ठीक है। अभी तीनों चीजों बिल्कुल समान होनी चाहिए, तापमान भी आपका निश्चित होना चाहिए, विलायक भी होने चाहिए, और साथ में जो विलेय है वो भी आपका एक उसकी भी मात्रा होती है, तो ये विलेयता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलेयक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी कई तरह के आपको विलयन मिलते हैं। जैसे आपका संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं कि संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, और आपका अति संतृप्त विलयन क्या होता है, इसके विषय में जान लेते हैं। तो पहले जानेंगे हम लोग असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो कह रहे किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम होती है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई शरबत बना रहे हैं, पानी आपने लिया, ठीक है, आपने मान लीजिए इसमें 100 ml आपने पानी लिया, अगर आपने इसमें मात्रा बिल्कुल ही कम कर दी, मतलब 1 ग्राम आपने चीनी डाला, तो ये जो है असंतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है कि यदि किसी ठोस की एक ग्राम में विलेयता 30 ग्राम में विलायक है, यदि उसकी ताप में 100 ग्राम है तो 28 ग्राम विलेयता हो तो वह विलयन असंतृप्त होगा। तो ये जो आपको एग्जाम्पल मैं बताया हूँ ये क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन आप समझ सकते हैं कि संतृप्त विलयन क्या कहलाता है? किसी ताप पर जल की वह निश्चित मात्रा जो थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालने पर, जैसे मान लीजिए कोई, आप इस तरह से आप समझेंगे, जैसे कोई मान लीजिए जल है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उसको डालते जा रहे हैं, घुलता चला जा रहा है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जो चीनी की मात्रा उसमें घुलेगी नहीं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार विलयन को संतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें उस ताप पर और अधिक विलेय घोला ना जा सके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा क्या है? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में क्या है कि विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर किसी विलयन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा अधिक प्राप्त की जाती है तो संतृप्त विलयन कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। ये तो आपके विलयन के प्रकार होंगे। जैसे आपने देखा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हमने चर्चा कर लिया। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गैसों के अणु में, गैसों के द्रव में विलेयता यानी हेनरी का नियम।
जो काफी इम्पोर्टेंट है। और हेनरी थे, उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है गैस जो होता है वो पानी में किस तरह से घुलता है। जैसे सोडा वाटर जो बनता है वो इसी नियम के आधार पे बनता है, इसी नियम के आधार पे उसको देखा जा सकता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो हेनरी का नियम क्या कहलाता है? क्या देखिए, हेनरी ने गैसों के द्रव में विलेयता के अध्ययन के लिए एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम से क्या कह सकते हैं? कह रहा है स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती अथवा दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का आयतन उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है, अथवा किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन में गैस के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो ये 3 नियम उन्होंने दिया था। जैसे आप यहाँ पे देखिए, तीनों नियम को अगर लेके चलेंगे, माना किसी गैस के W, अब W क्या है? ग्राम है। इकाई द्रव्यमान विलायक में दाब P पर किसी विलायक में घुलती है। तो कोई गैस है W है जिसका मान, तो इस नियम के अनुसार क्या करेंगे? W आपका इस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? P होगा। इस नियम के अनुसार आपका हो गया, ठीक है। यानी P किसके, W बराबर क्या हो गया? W इस समानुपाती किसके हो गया? P हो गया। तो जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई स्थिरांक आएगा, यानी W बटा आपका P बराबर क्या आएगा? स्थिरांक आ जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। या जब इनके आप अणुओं को तोड़ेंगे या जब इनके मोल प्रभाव से गुणा करेंगे तो क्या होगा? विलायक में गैस के मोल बटा गैस अवस्था में गैस के मोल बराबर स्थिरांक। अब मान लीजिए कोई स्थिरांक आप ले लेते हैं P बराबर, अब मोल समान आयतन पर हो गया तो आप इसको V से आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप V से करेंगे तो W बराबर RT बटे M इंटू P आ जाएगा। इस नियम के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो आपका नियम बना है, ये जो आपका एग्जाम्पल बना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे होगा। यानी आपका KH हेनरी स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि विलयन में गैस के मूल प्रवाह X तथा गैस के आंशिक दाब P के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो निम्न ग्राफ बनता है। तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाता है। यहाँ पे ये एक सूत्र बन जाता है। यहाँ पे अगर लेंगे तो ये भी एक सूत्र बन जाएगा, V1 बट्टे 2W इंटू RT बट्टे M2P आपका, ये भी एक आपका एग्जाम्पल बन जाता है। ये भी आपका एक सूत्र बन जाता है। तो ये सारी सूत्र आपकी क्या होता है, जो है हेनरी का नियम है। मोस्टली आपका हेनरी का नियम यहीं पे आपका दर्शाता है, ठीक है। देखिए गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा, यानी X और गैस के दाब तथा मोल प्रवाह में संबंध क्या होगा, इस तरह से आपका मोल प्रवाह आपका संबंध स्थापित करता है। यहाँ पे गैस है, टेम्परेचर है, और इसका अगर आप K का मान निकालेंगे तो हर एक गैस का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपका हीलियम का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, फिर नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, आर्गन का हो गया, मीथेन का हो गया। तो ये इसके जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। अब इसकी सीमाएं क्या होती हैं? हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं। कौन कौन सी सीमाएं होती हैं? तो हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट कहता है कि हेनरी का गैस बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, जो गैस का दाब है बहुत उच्च होना नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा है ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है विलायक की गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात गैस के विलायक में आयतन का संगुणन न हो, गैस विलायक के हेनरी जो है अभिक्रिया न करती हो, ठीक है। अब एक चीज और, ये तो इसके हेनरी की सीमाएं हो गई। अब हेनरी का उपयोग कहाँ, हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल है मृदु पेय, यानी जो आपका सोडा वाटर बनता है उसके लिए किया जाता है। दूसरा है कि गहरे समुद्र में गोताखोर करने वाले श्वसन मिश्रण में O2 के स्थान पर हीलियम मिलाई जाती है, जिससे वापस आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। नंबर तीसरा है फेफड़ों में रक्त में O2 CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर आधारित है। जो आप सांस लेते हो, जैसे आपने O2 आपने लिया, यानी ऑक्सीजन जब लेते हो सांस में, और आप किसको बाहर निकालते हो? CO2 को। तो ये किसके नियम पे आधारित होता है? ये आपका आधारित होता है हेनरी के नियम पे ही आधारित होता है, यानी हेनरी के नियम पे ये चीजें आधारित होती हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हेनरी को नियम को दर्शाते हैं। अगले वाली वीडियो में मैं आपको और चीजें बताऊंगा। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।